Assalamu alaikum students. I hope so everyone is fine. How are you? You enjoy your holidays with a great joy. So next आज हम शुरू करते हैं फिज़िक्स की बुक का पेपर ए जो है मैकेनिक्स और वेव्स ऑसिलेशन। यूँ तो फिज़िक्स की हमारे पास दो बुक्स हैं और 3 पोर्शंस हैं। पहला मैकेनिक्स है जो एक बुक है पेपर ए वाली, उसमें मैकेनिक्स प्लस वेव्स एंड ऑसिलेशन है, जैसा कि आपको ये स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। लेकिन हमारे पास जो दूसरी बुक है उसमें हीट एंड थर्मोडायनामिक्स है। हम स्टार्ट लेते हैं मैकेनिक्स से और इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ एंड तक, और जो भी मिस्टेक आपको लगती है या फिर कोई मेथड में प्रॉब्लम लगती है तो प्लीज़ आप मुझे बता सकते हैं ताकि मैं अपने वीडियो को इम्प्रूव कर सकूं। चलिए स्टार्ट लेते हैं चैप्टर नंबर 1 से। जी हमारे पास चैप्टर नंबर 1 है वेक्टर्स ऑपरेशंस। देखिए थर्ड ईयर आप लोगों ने पहले फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में बहुत कुछ वेक्टर्स के बारे में पढ़ा है, ठीक है। उसके टाइप्स पढ़ी हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ पढ़ी हैं, बेस्ड एंड ड्राइव क्वांटिटीज़ पढ़ी हैं, फिर उसकी क्लासिफिकेशन में वेक्टर्स और स्केलर्स आता है वो पढ़ा है। लेकिन अभी जो हमने स्टार्ट की है बुक मैकेनिक्स की, उसमें जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें सिर्फ उसने कहा है वेक्टर्स के बारे में हम इस पूरे चैप्टर में बात करेंगे कि वेक्टर्स ऑपरेशन क्या होते हैं। चलिए देखना शुरू करते हैं कि क्या है वेक्टर और किसने ड्राइव्ड किया है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए जो वेक्टर है वो किसने ड्राइव्ड किया है। तो आपको सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि सर विलियम रोवन हैमिल्टन जो हैं उन्होंने पहला कंसेप्ट सिंपलेस्ट वेक्टर का दिया था। क्या मतलब है इसका कि सबसे इम्पोर्टेंट जो कंट्रीब्यूशन है वो सर विलियम हैमिल्टन की है। किस रिलेटेड? वेक्टर एनालिसिस के रिलेटेड। ही गिव्स सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ वेक्टर एनालिसिस, ठीक है। वो ऊपर मैंने नेम लिख दिया है सर विलियम रोवन हैमिल्टन का, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कि वेक्टर क्या होता है। जो वेक्टर है ना, आप इसको ये करें कि जो वेक्टर है वो लैटिन वर्ड है। क्या वर्ड है? वो एक लैटिन वर्ड है और उसका मतलब लैटिन में वेक्टर को वेक्टस बोलते हैं। लैटिन का कोई एक वर्ड था लैटिन का कोई एक वर्ड था जिसको हम वेक्टर्स कहते थे और उसका मतलब होता है कैरी। तो वहीं से साइंटिस्ट ने क्या डेवलप किया है, बात कर रहे थे जी, हम बात कर रहे थे कि उसी कंसेप्ट को फॉलो किया है और उसने वेक्टर्स के नाम पे जो लैटिन वर्ड था जिसका मीनिंग कैरे था उसने उस वर्ड को वेक्टर बनाया है, ठीक है। अब वेक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं कि वो क्या है। वो कहते हैं द फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर। देखिए फिजिकल क्वांटिटी उसने कहा है। अब हमें पता होना चाहिए कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है। देखिए फिजिकल क्वांटिटी हर वो क्वांटिटी जिसको मेजर किया जा सके। एवरी मेजरेबल क्वांटिटी इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। वो क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है, जिसकी हम पैमाइश कर सकते हैं उसको फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो वो बात कर रहा है कि वो वाली फिजिकल क्वांटिटी, वो वाली मेजरेबल क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड भी हो और हमें उसकी डायरेक्शन भी पता हो, उसको हम क्या कहते हैं? वेक्टर। समझ में आई ये बात कि वेक्टर क्या होता है। फिर वो कहता है अ वेक्टर क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय। जो वेक्टर की क्वांटिटी है उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके 3 मेथड्स हैं, बुक में 2 दिए हुए हैं, एक आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, आप उसको देख सकते हैं। अच्छा, इसका ये पहला मेथड है अल्फ़ाबेटिक वाला जो है, ये इसका पहला मेथड है। अल्फ़ाबेटिकल लेटर विद एरो ड्रॉन अबव इट, यानी क्या कि कोई भी अल्फ़ाबेट लिखेंगे और उसके ऊपर एक एरो बना देंगे, जिसका मतलब क्या है कि ये वेक्टर है। वो जो लेटर है वो शो करेगा उस वेक्टर के मैग्नीट्यूड को, ठीक है। आप देखते हैं फॉर एग्जांपल फोर्स वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय एफ और ऊपर एरो हेड। अब हमें पता चल रहा है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों? कैसे? क्योंकि इसके ऊपर एक एरो डाल दिया गया। या वेलोसिटी वेक्टर है तो उसको रिप्रेजेंट किया उसने वी वेक्टर से। हमें कैसे पता चला? कैसे? देखिए जब उसने वी के ऊपर एरो हेड डाल दिया तो हमने कहा था कि वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन है कि उसके ऊपर एरो हेड होता है। जब उसने वी के ऊपर एरो हेड डाला तो हमें पता चल गया है कि ये क्या है? एक वेक्टर है। सेकंड ये है अब हमारे पास दूसरी, ग्राफिकली एन एरो लाइन विल फिक्स्ड विद फिक्स्ड स्केल रिप्रेजेंट्स आ वेक्टर क्वांटिटी। ग्राफिकली क्या करते हैं, एक एरो लाइन होती है जिसका फिक्स्ड स्केल यानी फिक्स्ड मैग्नीट्यूड होता है और वह वेक्टर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करती है। जैसे ये देखिए ये एक लाइन है विद एन एरो, एरो के साथ एक लाइन है। अब आप ये देखो, इसको मैंने क्या दिया ना कि वेक्टर ए है सपोज या वेक्टर एफ है। अब ये जो है ये वाली लाइन है, ये हमें क्या बताएगी? इसके मैग्नीट्यूड के बारे में, और ये जो है ये हमें इसकी डायरेक्शन को बताएगी कि इस चीज़ की डायरेक्शन क्या है। समझ में आ रही है बात मेरी?
2 पॉइंट्स तो आपने कर लिया। आप बोलें कि तीसरा कौन सा? तीसरा हमने पढ़ा था बोल्ड फेस कैरेक्टर, यानी कि उस कैरेक्टर को हम क्या कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं, मोटा करके लिख देते हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं बोल्ड फेस कैरेक्टर, ठीक है। ये कैरेक्टर की शॉर्ट फॉर्म लिखी है मैंने, आप इसको पूरा कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया? हमने क्या पढ़ा है अभी अभी कि फिजिकल क्वांटिटी है हमारे पास जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो उसे हम वेक्टर कहते हैं, और उसके 3 मेथड पढ़े हैं। एक वो कि वर्ड डाल के उसके ऊपर एरो डाल दो, दूसरा ग्राफिकल है, हमने पढ़ा है कि एक चूजन स्केल के साथ हम उसकी एरो लाइन बना दें, और थर्ड हमने बोल्ड फेस कैरेक्टर पढ़ा है। समझ में आई यहाँ तक? फिर हम कहते हैं कि मैथमेटिकल हम अगर वेक्टर को देखना चाहें, हमें फाइंड आउट करना हो कि वेक्टर क्या है, तो मैथमेटिकली क्या करेंगे, हम उसके मैग्नीट्यूड को और उसकी डायरेक्शन यानी यूनिट वेक्टर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक वेक्टर क्वान्टिटी आ जाएगी, ठीक है। अब जब उसने कहा है यूनिट वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर क्या है, ठीक है, नॉर्मल ये यूनिट वेक्टर इसको क्या है, तो वो कहता है कि ऐसा वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड ओनली 1 हो, जिसकी मैग्नीट्यूड क्या हो, 1 हो, उसे हम यूनिट वेक्टर कहते हैं। नीचे उसने बताया भी है वेयर ये जो है ए हैट इज़ यूनिट वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 1। ए हैट इसको क्या पढ़ेंगे, ए हैट, ठीक है। और ये एक यूनिट वेक्टर है जिसकी मैग्नीट्यूड क्या है, 1 है। द वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड 0 इज कॉल्ड नल वेक्टर। एनी वेक्टर, कोई भी वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 0 हो, अगर मैग्नीट्यूड 1 हुआ तो वो यूनिट वेक्टर, दैट इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। इफ़, ठीक है, कंडीशन दे दी है कि अगर मैग्नीट्यूड बिकम 0, अगर मैग्नीट्यूड 0 हो जाए तो फिर क्या उसको बोलेंगे, वो भी वेक्टर होगा, लेकिन वो कौन सा वेक्टर होगा, नल वेक्टर। फिर वो कहता है आई जे के आर यूनिट वेक्टर्स डायरेक्टेड अलॉन्ग एक्स एक्सिस वाई एंड जी एक्सिस रिस्पेक्टिवली। आई जे के को हम यूनिट वेक्टर कहते हैं और वो एक्स एक्सिस वाई और जी एक्सिस के अलॉन्ग होते हैं। अगर वो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है तो हम कहेंगे आई कंपोनेंट, जे कंपोनेंट, जे यूनिट वेक्टर या जे कंपोनेंट बोलेंगे, और अगर वो जी के अलॉन्ग है तो के कंपोनेंट या के यूनिट वेक्टर। यहाँ तक समझ में आ गई है बात। अब वो कहता है कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर को देखो। देखिए इसकी सबसे पहले डायग्राम देख लेते हैं। उसने क्या किया कि एक वाई एक्सिस लिया, एक एक्स एक्सिस लिया, ठीक है। उसने 2 एक्सिस लिए हैं हमारे पास, यानी 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम है हमारे पास, एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम कह दो। उसमें उसने एक वेक्टर ड्रॉ किया ए, ठीक है, उसको उसने वेक्टर को ए का नाम दिया। अगर हम इसके कंपोनेंट्स ड्रा करना चाहें, ठीक है, तो देखिए ये बी के साथ और ये ए के साथ। अब ये देखो ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है एक्स एक्सिस की है ना, तो मतलब अगर इसको हमने ए एक्स आई कहा है तो ये भी हमारे पास वही होगा। अगर ये चीज़ ए वाई जे है तो इसका मतलब ये चीज़ भी ए वाई जे होगा, यूँ है। अब अगर हम इस राइट एंगल ट्राइंगल को देखें तो हमारे पास हेड टू टेल रूल, वेक्टर एडिशन मेथड जो है वो लगेगा। वो क्या कहता है हमारे पास हेड टू टेल रूल के 2 टेल्स और 2 हेड्स आपस में मिल रहे हों तो वो हमारे पास जो उसके साथ आ रहा है रिजल्टेंट, वो हमारे पास क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर है। हेड टू टेल रूल ये कहता है। अब देखो ये हेड है, यहाँ से शुरू हुआ था ना वेक्टर, ये आगे यानी इसका एरो यहाँ है ना, ये वेक्टर यूँ है, ठीक है, B2O। अब ये क्या होगी, ये टेल है। इधर से अगर ये एक वेक्टर गया है तो इसकी ये है हमारे पास हेड यहाँ है, ठीक है। अब ये देखो ये वेक्टर आया तो इसकी हेड को हेड के साथ और टेल को टेल के साथ ज्वाइन किया, तो इसका मतलब क्या है, रिजल्टेंट वेक्टर ये है। और दूसरा जो है रिजल्टेंट वेक्टर का फार्मूला यानी हेड टू टेल रूल का फार्मूला क्या था कि रिजल्टेंट इज इक्वल टू प्लस करना है दूसरे 2 वेक्टर्स को, ऐड अप करना है अदर 2 वेक्टर्स को, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, बी सी और ओ बी को आप इसमें ऐड करेंगे तो हमारे पास ओ सी आ जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई है। अब वो कहता है कि रेक्टेंगुलर, आपने डायग्राम देख लिया, अब इसको देखते हैं। द कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर दैट आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर। वो कंपोनेंट्स वेक्टर के जो म्यूचुअली एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। देखिए जब हम बात कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कंपोनेंट क्या है। उसने कहा ना द कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, तो कंपोनेंट क्या होता है, कोई भी इफेक्टिव वैल्यू वेक्टर की, ठीक है। क्या हमने कहा है कि कंपोनेंट क्या होता है, कोई इफेक्टिव वैल्यू किसी वेक्टर की इन अ गिवन डायरेक्शन, उस गिवन डायरेक्शन में, यानी कि अगर हमने ये डायरेक्शन दी है तो हमें इसकी वैल्यू पता होना चाहिए। वो जो वैल्यू हमें पता है वो कंपोनेंट है उसका। यहाँ तक समझ में आ गया है कंपोनेंट। अब देखिए यहाँ पे तो हमें कोई वैल्यू नहीं पता, आप सोच रहे होंगे नहीं ऐसा नहीं है, बल्कि हमें पता चल रहा है कि ए वाई जे है, ये ए एक्स आई है, ये ए एक्स आई है, इस साइड पे भी ए वाई जे है, आपको ये चीज़ पता चल रही है। फिर वो कहता है कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर ए
लॉन्ग एक्स एंड वाई एक्सिस। अगर हम कंपोनेंट इस वेक्टर ए के निकालें लॉन्ग एक्स और वाई एक्सिस तो राइट एंगल ट्राइंगल ओ बी सी को ले लेते हैं तो हमारे पास ये चीज़ बनी। अब इसको हम आगे कॉपी पे सॉल्व करके देखते हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आए, ठीक है। अच्छा देखें, उसने हमारे पास टॉपिक क्या था, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए रेक्टेंगुलर ऑफ ए वेक्टर, ये टॉपिक है। अभी हम इसकी क्या करेंगे, डेरिवेशन कर रहे हैं, ठीक है, इसको ड्राइव कर रहे हैं। क्या था हमारे पास, एक हमने लिया था वाई एक्सिस, एक हमने ली थी एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये अब कोऑर्डिनेट सिस्टम है। यहाँ पे हमारे पास ओरिजिन होता है, यहाँ से हमने एक वेक्टर ड्रॉ किया, हमने कहा ये वेक्टर जो है ए है, ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गई है। यहाँ पे एंगल क्या बन रहा है, थीटा। अगर हम इसको कंपोनेंट में रिसॉल्व करें तो इसका कंपोनेंट ये बन रहा है, अगर इसे देखें तो ये बन रहा है। अब देखो ये चीज़ एक्स एक्सिस के लॉन्ग है, ये वाई एक्सिस के, हम क्या कहते हैं, थीटा के सामने वाला एंगल क्या होता है, साइन, यानी वाई कंपोनेंट होता है हमारे पास ए वाई जे। और अगर ये चीज़ ये है तो समझ लें ये भी ए वाई है, और इसके साथ हमने ये जे क्यों लगाया, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है। इस तरह ए एक्स लॉन्ग ए एक्स आई हो जाएगा एज इट इज़। ये जो चीज़ है ये भी वही कंपोनेंट है, तो हम इसको ए एक्स आई कह सकते हैं। अब इनको नाम दे देते हैं, ये तो ओरिजिन था ओ, हम इसको बी कह देते हैं, ए हो गया था ना, बी कह देते हैं, और इसको सी कह देते हैं। और अब हम ये जो ट्राइंगल है इसको हम देख लेते हैं कैसे ये ट्राइंगल, इसको एक दफ़ा ड्रॉ कर लेते हैं। ये परपेंडिकुलर बाय बेस, हाँ, ये और ये ओ था, ये बी था, और ये सी था। ये देखिए आपके पास परपेंडिकुलर है, उसने कहा था म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो, तो ये परपेंडिकुलर यहाँ कहीं थीटा था हमारे पास, ये चीज़ थी हमारे पास। अब ये देखो ओ और बी, इसको हमने नाम क्या दिया था, ए एक्स आई का, बी और सी इसको नाम क्या दिया था, ए वाई जे का, और ये ओ टू सी जो हमने लिया है इसको क्या कहा था, वेक्टर ए। डायग्राम की समझ आई है यहाँ तक। अब हम अगर इस पे इस ट्राइंगल पे इन राइट एंगल ट्राइंगल इन राइट एंगल ट्राइंगल, अगर हम राइट एंगल ट्राइंगल को देखें तो हमारे पास क्या है, हेड टू टेल रूल। बाय हेड टू टेल रूल देख लेते हैं इसको, टू टेल रूल। देखिए बाय हेड टू टेल रूल, हेड टू टेल रूल क्या कहता है कि जब कोई वेक्टर उस वक्त रिजल्टेंट वेक्टर होता है जब उस किसी वेक्टर की हेड के साथ और उस वेक्टर की टेल, उस वेक्टर का हेड किसी और वेक्टर के हेड के साथ और टेल किसी और वेक्टर के टेल के साथ। अब ये देखो ये वेक्टर हमने यहाँ से शुरू किया तो इसकी डायरेक्शन ये है, यानी इसका हेड ये और ये टेल हो गई है। अब अगर हम इसको देखें तो ये देखो ये टेल शुरू हो रही है अगले वेक्टर की, इसके साथ मिला रहे हैं, ये तो गलत है। अब यहाँ पे हमारे पास हेड बन रही है इस वेक्टर की, ये टेल हो गई, ये हेड है। अब अगर हम देखें ये हमने वेक्टर ड्रा किया है ओ से ए, यूँ जा रहा है इसकी डायरेक्शन। अब देखो ये भी हेड है और ये भी हेड है, दोनों हेड्स मिल रही हैं। यहाँ से अगर इस वेक्टर की ये टेल है तो इस वेक्टर की भी ये टेल है, दोनों टेल्स भी मिल रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर क्या है, ये ए। हम क्या देते हैं कि ओ सी जो है हमारे पास ये रिजल्टेंट वेक्टर है, और वो दूसरे दो वेक्टर्स का सम है, ओ बी प्लस बी सी। ओ बी वेक्टर जो है हमारे पास, ओ बी लाइन है उसका, और बी सी वेक्टर का सम है। यहाँ तक बात समझ में आई। अब वैल्यूज देख लो, ओ और सी यहाँ तक है, इसका वैल्यू क्या है हमारे पास, इसका कंपोनेंट मतलब क्या है, इफेक्टिव वैल्यू वो हमारे पास क्या है, ओ सी को हमने डिनोट वेक्टर ए के साथ किया। और इस रिजल्ट को आप याद रखना, ये आगे अगेन यूज़ हो जाएगा। फिर हमने देखना है कि ओ बी को हमने क्या नेम दिया था, ए एक्स आई का। ओ बी की जगह हम पुट कर सकते हैं ए एक्स आई, बिल्कुल। और आई क्यों आया, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है, हमें पता चलेगा अगर हमने कोई वेक्टर डिनोट करना उसके साथ ये कंपोनेंट लगा दें, इसका मतलब क्या है कि ये हमारे पास वेक्टर है। और अगर हम इसका मैग्नीट्यूड यानी स्केलर बनाएं तो क्या करेंगे, ये आई हटा देंगे, ए एक्स सिर्फ स्केलर हो गया। फिर आगे क्या करते हैं,
बी सी, ये बी सी इसकी वैल्यू क्या है, ए वाई जे, हमने वो पुट कर दी है यहाँ पे। अब हमारे पास इक्वेशन बन गई है, वेक्टर ए जो है वो किसके इक्वल हो गया है, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे। यहाँ तक समझ आ गया। अब इसको भी बुक से देखते हैं कि बुक में वो क्या कहता है। अच्छा, इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ बी सी, ओ सी इज इक्वल टू ओ बी प्लस बी सी, हमने भी यही बात की है। फिर उसने कहा है कि वेक्टर को उसकी वैल्यूज दी हैं ए एक्स आई ए वाई जे, यहाँ तक हो गया। फिर उसने कहा है कि हमारे पास जो एक्स कंपोनेंट होता है, ठीक है, फिर उसने क्या बात की है कि ये जो एक्स है, एक्स कंपोनेंट थीटा के सामने वाला एंगल हमेशा क्या होता है, साइन होता है थीटा के सामने, और थीटा के साथ वाला एंगल क्या होता है, कॉस। यानी एक्स कंपोनेंट हमारे पास क्या है, कॉस थीटा कर देते हैं ना, एक्स कंपोनेंट क्या है हमारे पास कॉस, और वाई कंपोनेंट क्या है साइन। तो हम यहाँ पे पुट कर सकते हैं ए कॉस थीटा आई प्लस ए साइन थीटा जी। ये चीज़ समझ में आई है आपको। हमने क्या किया है कि बस एक्स कंपोनेंट की और यहाँ से इसकी वाई कंपोनेंट की वैल्यू दी है। एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट्स कैसे निकाला कि जो थीटा के साथ वाला एंगल है वो हमेशा कॉस होता है, जो थीटा के सामने वाला एंगल होता है वो हमेशा साइन होता है। सामने वाई था तो वो साइन हो गया, सामने अगर एक्स वाली साइड होती तो हम उसको क्या देते, लेकिन अभी यहाँ पे अगर यहाँ पे वो साइड होती है वाई वाली, हम इसको क्या देते हैं। हमने क्या देखा है कि थीटा के साथ कॉस है और थीटा के सामने वाला एंगल साइन है, ठीक है, इसको लिख लिया। हमारे पास ये इक्वेशन बन गई है वेक्टर ए की। कहीं से अगर हमने इसको ड्राइव करना पड़ जाए, अगर हम इसका मैग्नीट्यूड देखें, मैग्नीट्यूड ऑफ किसका, ए के वेक्टर का, वेक्टर ए हमारे पास क्या है, ये वाली इक्वेशन लिखते हैं, इक्वेशन लिखते हैं। वेक्टर ए हमारे पास क्या है, ए एक्स आई प्लस ए वाई जे, ये चीज़ है हमारे पास। अब देखो मैग्नीट्यूड में क्या करते हैं, ये कंपोनेंट्स नहीं लिखते हैं, क्यों, क्योंकि ये हमारे पास जो कंपोनेंट्स हैं ये उसकी डायरेक्शन के लिए हैं। हम जब मैग्नीट्यूड लिखते हैं तो इन कंपोनेंट्स को नहीं लिखते हैं, हम क्या लिखते हैं कि वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है ऐसे लिखेंगे, यानी वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, उसके ए एक्स कंपोनेंट का अगर हम स्क्वायर ले लें और साथ ही उसके वाई कंपोनेंट का भी स्क्वायर ले लें और उसका फिर ऊपर से अंडर रूट ले लें, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। कोई भी वेक्टर हो सकता है यहाँ पे। ये क्या था हमारे पास मैग्नीट्यूड। अगर हम इसी की डायरेक्शन निकालें, देखिए क्लास अब डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। डायरेक्शन में हमने क्या दिया है कि टेंजेंट थीटा लेते हैं तो टेंजेंट किसकी इक्वल होता है, सम पीपल हैव कर्ली ब्रशेस, वो वाला कर्ली ब्राउन हेयर वाला, वो अगर सेंटेंस पर हो तो साइन टेंजेंट किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस के जी। चलिए अगर ये परपेंडिकुलर बाय बेस है तो इसमें हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है, ये चीज़ परपेंडिकुलर है और इसका कंपोनेंट क्या है, ए वाई। यानी आप बोल सकते हैं कि टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू ए वाई और बेस क्या नीचे एक्स वाला कंपोनेंट, हम लिख सकते हैं ए एक्स। अगर हम यहाँ से थीटा यानी सिर्फ डायरेक्शन निकालना चाहें तो कैसे निकलेंगे, टेंजेंट को इधर ले आते हैं, ये बन जाएगा टेंजेंट इनवर्स और ये चीज़ एज इट इज़ आ जाएगी ए वाई बाय ए एक्स, और ये उसी चीज़ का डायरेक्शन भी हमने फाइंड आउट किया है। समझ में आई है यहाँ तक। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम, एग्जांपल उसने दी है एक कि अगर हमारे पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ ए, अच्छा आगे हम देखते हैं एग्जांपल क्या हमारे पास। वो कहता है कि रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स वेक्टर की हैविंग मैग्नीट्यूड 10 एम मेकिंग एंगल थीटा है, तो एक्स एक्सिस के साथ विद एक्स एक्सिस, अगर एक्स एक्सिस के साथ वो एंगल थीटा बना रहा है तो आप क्या करो, 30 डिग्री बना रहा है तो आप इसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स को निकालो। यानी आप क्या कहते हो, एक वेक्टर एफ है, इसको देख लेते हैं एग्जाम्पल को, यहाँ पर मैं आपको सॉल्व करके बताती हूँ एग्जाम्पल, ठीक है। उसने गिवन डेटा हमें दिया है, गिवन डेटा में उसने कहा है कि एक वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, समझ लो कि वेक्टर एफ है, उसका मैग्नीट्यूड हमारे पास 10 न्यूटन है, उसका एंगल जो है थीटा वो क्या है 30 डिग्री है। अब उसने कहा है कि आपने वो उस वेक्टर के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट निकालने हैं, ठीक है। ये अगर हमारे पास वेक्टर है इन एक्स वाई प्लेन में, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है,
ये हमारे पास ओरिजिन। अगर यहाँ पे एक वेक्टर है, यहाँ एक एंगल थीटा है, कंपोनेंट कैसे बनेंगे? ये बनेगा, ये बनेगा, ये एफ है अगर वेक्टर, तो ये एफ वाई हो जाएगा सामने वाला, यानी साइन थीटा वाला हो जाएगा। और ये ए नहीं एफ है यहाँ पे, एफ एक्स कॉस थीटा वाला एंगल ये बन जाएगा। समझ में आई ये बात? आप देख लेते हैं इस ट्रायंगल को। तो अगर हम यहाँ से, उसने क्या कहा है कि एफ एक्स कंपोनेंट्स निकालने हैं सिर्फ, यानी एफ एक्स निकालना है हमने और एफ वाई निकालना है। एफ एक्स निकालने के लिए एफ एक्स क्या होता है? एफ कॉस थीटा। एफ क्या हमारे पास फोर्स उसने क्या दिया? 10 न्यूटन दी है, और एंगल उसने क्या दिया है? कॉस 30 डिग्री। इसी तरह अगर एफ वाई करें तो एफ साइन थीटा हो जाएगा 10 न्यूटन, और ये इसने क्या दिया? साइन 30 डिग्री। यहाँ तक बात समझ में आई अब मेरी? अब हम कॉस की वैल्यू लेते हैं। कॉस किसकी इक्वल होता है? 0.866, ठीक है, और 7 न्यूटन आ रहा है। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 8.66 न्यूटन। ये चीज़ हमारे पास एफ एक्स कंपोनेंट आ गया। अगर हम इसको निकालें तो ये बन जाता है 10 इंटू इसका साइन 30 डिग्री 0.5 होता है हमारे पास। जब इसको सॉल्व किया तो 5 न्यूटन आ जाएगा। ये अब हमारे पास एफ वाई कंपोनेंट आ गया, और ये हमारे पास क्या आ गया? एफ एक्स कंपोनेंट। यहाँ तक समझ आ गया। और उसने एग्जाम्पल में क्या पूछा था कि फाइंड एक्स एंड वाई कंपोनेंट, यानी कंपोनेंट ऑफ ए फोर्स वेक्टर की, ठीक है। आगे वो कहता है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर इन 3 डायमेंशन। अगर 3 डायमेंशंस हों तो उसमें हम क्या करते हैं? आगे हमने 2 डायमेंशंस की बात की है, एक्स और वाई कंपोनेंट की, लेकिन अगर वो कहता है 3rd डायमेंशन यानी जी भी आ जाए, 3rd डायमेंशन कैसे बनेगा? फर्स्ट सपोज कि ये वेक्टर का वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, तो यहाँ पे जो उसके परपेंडिकुलर हम कहते हैं कि एक और वेक्टर है वो जी एक्सिस है, जो हम यूँ तो डिनोट नहीं कर सकते, हम उसको कॉपी पे बनाने के लिए यूँ लिखते हैं। क्यों यूँ लिखते हैं? क्योंकि हम उसको रजिस्टर पे अब यूँ तो हम कोई चीज़ नहीं बना सकते, बुक से ऊपर निकली हुई। अब इस डायग्राम को बना के मैं आपको समझा देती हूँ। ये क्या है हमारे पास टॉपिक? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ वेक्टर इन 3 डायमेंशन। रेक्टेंगुलर components of a vector in 3 डायमेंशन, यानी कि 3 डायमेंशन में अब हमारे पास जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं उसकी बात करते हैं। सबसे पहले इसकी डायग्राम को देख लेते हैं। ये है, इधर से ये चीज़ आई है हमारे पास यूँ, ये चीज़ आ गई है। यहाँ तक समझ आई है? यहाँ पे हमने जो ये वाली साइड है, यहाँ से हमने एक वेक्टर लिया है, उसका वाई एक्सिस, ये उस वेक्टर का एक्स एक्सिस हमने ले लिया है। डायग्राम को नीट करके बना लीजिएगा, अभी समझ लें सिर्फ, ठीक है। ये अगर हम कहें कि उस वेक्टर का जी एक्सिस है, ये जी वाली साइड है, ये जी एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अब हम पॉइंट्स को नाम देते हैं। ये हमारे पास हो जाएगा ओरिजिन, ठीक है। ये जिस पॉइंट पे ये वाला पॉइंट है इसको हम क्या देते हैं? ये बी है। यहाँ पे जो हमने वेक्टर लिया है हम क्या देते हैं कि ये वेक्टर खुद जो है वो ए है, और इसकी यहाँ पे जो पॉइंट है हमारे पास वो पॉइंट पी क्या देते हैं? इस पॉइंट को हम कहते हैं कि ये हमारे पास जो एक्स एक्सिस के लॉन्ग जा रहा है, ये पॉइंट हमारा ज्वाइन कर रहा है, इसको हम डी क्या देते हैं। इधर से अगर हम यूं ज्वाइन करें इसको डिब्बे को, तो यहाँ पे पॉइंट सी बन रहा है। ये हमारे पास हमने ये जो कंपोनेंट्स, ये समझ लें कि हमने उस वेक्टर के कंपोनेंट, ये वेक्टर था ना, इसका एक कंपोनेंट ये बना, एक कंपोनेंट ये वाला बना, और दूसरा ये जो जी एक्सिस है उसका कंपोनेंट ये बना। ये जी एक्सिस का कंपोनेंट, इस बात को याद रखिएगा। ये ए एक्स हो जाएगा हमारे पास, एक्स वाली साइड पे ये वाला कंपोनेंट, ये हमारे पास ए जी कंपोनेंट है, और ये क्या है हमारे पास? पॉइंट ई है, और ये हमारे पास ए वाई कंपोनेंट है, या इसको भी ए वाई कह सकते हैं। डायग्राम की समझ आ गई है अब आपको? अब हम यहाँ से इस डायग्राम से देखते हैं एक राइट एंगल ट्राइंगल को, इसी को देख लेते हैं। ये जो है हमारे पास, ठीक है, कौन कौन सी? ये पी सी ओ, यानी फ्रॉम ट्राइंगल
OPC इन XYZ प्लेन। कहाँ से देख रहे हैं हमने? राइट ट्राइंगल है हमारे पास, राइट एंगल ट्राइंगल है हमारे पास, ये एंगल है। अच्छा, राइट एंगल ट्राइंगल है हमारे पास OPC। इस ट्राइंगल से हम देख रहे हैं, हम कहते हैं कि जो रिजल्टेंट है हमारे पास OP, ये रिजल्टेंट वेक्टर है ना, वेक्टर A, ये हमारे पास OC और CP की इक्वल है। हम क्या कह रहे हैं कि जो वेक्टर हमारे पास OP है वो किस किस की इक्वल है? OC की इक्वल है, जमा OC नहीं, OC और CP की इक्वल है। ये ट्राइंगल ली हमने, इसका हमने कह दिया कि ये साइड इन दोनों के सम की इक्वल है। और ये रूल कौन सा था? हेड टू टेल रूल। यहाँ तक आई होप सो आपको समझ आ गई है। अब देखिए, मैंने आपको एक इक्वेशन लिखवाई थी ना, जो हम पीछे कर रहे थे कि OC की, तो ये OC की वैल्यू हमने वहाँ पे वो वाली लिखनी है फ्रॉम इक्वेशन 1 से। वो जो हमने इक्वेशन लिखी थी पीछे फ्रॉम इक्वेशन 1 जो थी, वहाँ से हमने OC की वैल्यू क्या दी थी? OC को कौन सी वैल्यू हमने साइन की हुई थी? OC को वैल्यू हमने दी थी OB प्लस BC, ये थी ना। इसको हम इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, इस OC की जगह पे OB प्लस BC लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। चलो लिख लेते हैं, लिख सकते नहीं हैं बल्कि लिख लेते हैं, ठीक है। OB प्लस BC प्लस CP। अब हम क्या देखते हैं?